हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2001 में आई एक बहुत ही बढ़िया एक्शन थ्रिलर मूवी स्पाई गेम को। ये मूवी जेम्स बॉन्ड की तरह ग्लैमरस नहीं है, बल्कि ये मूवी बहुत ग्राउंडेड है। जैसा असलियत में होता है इस मूवी में वैसा ही दिखाया है। बॉन्ड सीरीज की तरह इसे फैंसी नहीं बनाया गया। अगर मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और ऑडियंस ने भी इसे बहुत पसंद किया है। इस मूवी में हम देखेंगे एक स्पाई क्या क्या कर सकता है, उनकी जिंदगी कैसी होती है, वो कैसे काम करते हैं। ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी, इसीलिए उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। सो बिना ज्यादा वक्त गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1991 में। एक एम्बुलेंस फॉरेनर एड को लेकर चाइना की लिबरेशन आर्मी जेल की तरफ जा रही थी, क्योंकि उन्हें कोलोरा नाम की बीमारी फैलने का अंदाजा था। उस एम्बुलेंस में बाकी डॉक्टर्स के साथ टॉम बिशप भी मौजूद है। वो CIA का एक फॉर्मल एजेंट है। अब वो एम्बुलेंस जेल पहुंचती है। जेल में डॉक्टर्स को आता देख जेल का चीफ कंट्रोल रूम से निकलकर उन डॉक्टर के पास आता है। वो वैक्सीन सेफ है या नहीं ये देखने के लिए वो डॉक्टर्स को पहले खुद पर वैक्सीन लगाने बोलता है। उनमें से एक डॉक्टर चीफ को वैक्सीन लगाता है। दूसरी तरफ टॉम अपने प्लान के अनुसार 2 कैप्सूल खाता है। अब वो डॉक्टर्स एक एक करके कैदियों को वैक्सीन लगाना शुरू करते हैं। टॉम अब अपने हाथ पर एक क्रीम लगाता है। क्रीम लगाने के बाद वो एक मशीन का प्लग लगाने लगता है। प्लग लगाने पर एक गार्ड उसे लगातार रोक रहा था। प्लग का स्विच ऑन करते ही टॉम को हाई वोल्टेज करंट लगता है, जिससे पूरे जेल की इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाती है। एक डॉक्टर डंडा मारकर टॉम को वहां से हटा देता है। अब टॉम के साथी जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर एक कमरे में लेकर आते हैं। वो डॉक्टर पुलिस चीफ और जेल के डॉक्टर आने से पहले टॉम को एक इंजेक्शन लगा देता है। अब चीफ के सामने जेल का डॉक्टर टॉम का चेकअप करके उसे डेड डिक्लेयर करता है। ये सुनकर चीफ सभी को बाहर निकलने कहता है। वो सब टॉम की बॉडी कपड़े से ढककर वहां से चले जाते हैं। अब चीफ इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उसे 10 मिनट में पावर ठीक करने कहता है। दूसरी तरफ इंजेक्शन लगाने से टॉम की बॉडी का ब्लड फ्लो फिर से स्टार्ट होता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे होश आ जाता है। उसके कान में रिसीवर लगा हुआ था, जिससे उसके साथी डॉक्टर उससे जुड़े हुए थे। वहाँ कैदियों को वैक्सीन लगाना शुरू थी। बाहर मौजूद एक डॉक्टर उसे बताता है उसके पास अपना काम करने सिर्फ 7 मिनट है। टॉम अपनी गन लोड करके वहां लगे CCTV कैमरा के लिए स्ट्रेचर को चादर से ढककर चला जाता है। फिलहाल पावर कट से CCTV बंद है। बाहर चीफ लगातार पावर जल्दी ठीक करने चिल्ला रहा था। इस तरफ जेल में अंधेरा होने के कारण टॉम टॉर्च लेकर किसी को ढूंढना शुरू करता है। उसके पास सेल का मैप भी था, मतलब वो जेल में पूरा प्लान बनाकर आया था। वहाँ उसे एक कैदी मिलता है। वो टॉम के पास गन देखकर डर जाता है। टॉम उसे शांत करने एक च्युइंगम देता है। अब वो एक सेल के पास पहुंचता है, जिसके कैदी को वो यहाँ बचाने आया था। टॉम सेल के लॉक पर एक छोटा बम लगाता है। वही दूसरी तरफ इलेक्ट्रीशियन ने पावर सर्किट लगभग ठीक ही कर दिया था। टॉम के पास सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। टॉम बम की मदद से सेल का गेट खोलकर उस कैदी को बाहर निकालता है। कुछ समय बाद जेल की इलेक्ट्रिसिटी ठीक हो जाती है। अब एक एक करके जेल के लाइट ऑन हो रहे थे। लाइट ठीक होने पर सभी कैदी शोर मचाने लगते हैं। इसके साथ ही CCTV कैमरा भी ऑन हो जाते हैं। अब उन डॉक्टर में से एक डॉक्टर चीफ के पीछे लगे मॉनिटर में देख रहा था, जहाँ टॉम को रखा गया है, लेकिन चीफ उसे मॉनिटर देखते हुए देख लेता है। वही बाहर गार्ड उस स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में रखते हैं। उस स्ट्रेचर में टॉम के नीचे वो कैदी भी है, जिसे टॉम यहाँ बचाने आया है। लेकिन अंदर चीफ को कुछ शक हो गया था। वो उस मॉनिटर को देखता है जिसमें एम्बुलेंस जेल के गेट तक पहुंच गई थी। बाहर निकलने से पहले एम्बुलेंस को गेट पर चेकिंग के लिए रोका गया था। वहाँ मौजूद गार्ड पेपर देखने के बाद ड्राइवर को एम्बुलेंस चेक कराने बोलता है। लेकिन अंदर चीफ जेल में एक कैदी को बबल गम खाते हुए देख लेता है और कैदी के बबल फुलाते ही वो जल्दी से एम्बुलेंस को रोकने कहता है। इसके साथ गार्ड उन डॉक्टर्स को भी पकड़ लेते हैं। एम्बुलेंस के अंदर टॉम गन लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन गार्ड्स ने एम्बुलेंस को घेर लिया था। एम्बुलेंस खोलते ही टॉम को सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन इस बीच एम्बुलेंस का ड्राइवर वहां से भाग जाता है। वैसे आपको बता दूं, एम्बुलेंस का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त वोंग है। खैर, अब गार्ड टॉम को पकड़कर उसी जेल में लाते हैं। अब दूसरी तरफ हांगकांग US एम्बेसी से हैरी नाम का आदमी अमेरिका में नेथन मेयर नाम के आदमी को कॉल करता है। वो नेथन से पूछता है वो काम पर कितनी देर में पहुंचेगा। नेथन कहता है 30 से 40 मिनट में, लेकिन हैरी ये न्यूज ट्रांसमिट होने से पहले उसे 25 मिनट का टाइम देता है। साथ ही उसे बताता है अगर वो न्यूज सबसे पहले देखना चाहता है तो उसे जल्दी करनी होगी। अब नेथन अपनी कार से निकल चुका था। वो कार के फोन से हैरी को कॉल लगाता है। वो हैरी से सिचुएशन के बारे में पूछता है। तब हैरी उसे बताता है उसका लड़का मुसीबत में है और आगे की जानकारी वो नेथन को उसके किसी सेफ जगह पहुंचने के बाद बताएगा। यहाँ हमें पता चलता है नेथन एक CIA एजेंट है। वो CIA हेडक्वार्टर की तरफ ही जा
रहा था, लेकिन जब वो हेडक्वार्टर में चेकिंग करने अपना कार्ड मशीन में लगाता है तब अलार्म बज जाता है। अलार्म सुनकर गार्ड उसे काउंटर पर जाने कहता है। वहाँ मौजूद दूसरा गार्ड नेथन से कहता है उसे कल से यहाँ नहीं आना है। दरअसल आज नेथन का आखिरी दिन है, वो आज रिटायर हो रहा है। वो जाते वक्त नेथन को उसका आईडी कार्ड और पार्किंग पास जमा कराने कहता है। अंदर आने के बाद नेथन एक क्लर्क से हांगकांग से आया फैक्स मांगता है। पहले तो वो क्लर्क मना कर देता है, लेकिन नेथन उसे मना लेता है क्योंकि वैसे भी आज उसका यहाँ आखिरी दिन है। फैक्स देखकर उसे पता चलता है टॉम बिशप को चाइना की जेल में पकड़ लिया गया है। अपने सोर्स के दम पर ये न्यूज उसे सबसे पहले मिल गई। नेथन अपने केबिन में पहुंचता है। उसकी असिस्टेंट ग्लैडियस आते ही उसे कॉफी पकड़ा देती है। केबिन में अंदर की तरफ बढ़ने पर वो देखता है चक नाम का आदमी उसके केबिन में ताक झाक कर रहा है। वो यहाँ नेथन से टॉम बिशप की कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने आया था, लेकिन नेथन कहता है वो उसे फाइल ढूंढ कर दे देगा क्योंकि वो बहुत पुरानी फाइल है। फाइल मिल जाने पर चेक उसे उसके ऑफिस भिजवाने कहता है। साथ ही केबिन से जाते वक्त नेथन को उसके रिटायरमेंट के लिए बधाई देकर जाता है। चक्के जाते ही नेथन अपने सीक्रेट सेफ में से कुछ फाइल्स निकालता है, जिसमें से एक फाइल बहामास के $2,82,000 की एक प्रॉपर्टी की थी, जिसे नेथन अपने रिटायरमेंट के बाद खरीदने वाला है। लेकिन फिलहाल नेथन उसे साइड में रखकर टॉम की फाइल निकालता है। नेथन टॉम की फाइल देख ही रहा था, तभी ग्लैडियस CIA डायरेक्टर का साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट लेकर आती है, जो उसे रिटायरमेंट गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। साथ ही वो बताती है सीनियर ने टॉम से रिलेटेड सारी फाइल्स मंगवाई है, लेकिन नेथन टॉम की फाइल में से सिर्फ एक कागज निकालता है और बाकी फाइल ग्लैडिया को जलाने देता है। फिर बाकी फाइल्स वापस अपनी सेफ में रख देता है। दरअसल नेथन टॉम की पूरी इन्फॉर्मेशन एजेंसी को देने नहीं वाला। फिर वो एक पेज वाली फाइल देने के बहाने मीटिंग रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर खड़ा गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता और फाइल उसे ही देने कहता है। फाइल देने के बाद नेथन कॉफी मशीन में से कॉफी निकालते हुए गैलरी में लगी टीवी पर चाइना की न्यूज देखता है। न्यूज से उसे पता चलता है अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ समय बाद चाइना के दौरे पर जा रहे हैं। अब इस वक्त अमेरिकन एजेंट का चाइना में पकड़े जाने का मतलब है अमेरिका उस एजेंट को अपना नागरिक मानने से ही मना कर देगा और उसे मरने देगा। तभी मीटिंग रूम से चक बाहर आता है और नेथन से टॉम की फाइल इतनी छोटी होने का रीजन पूछता है, लेकिन नेथन फिर से उसे झूठ बोलता है कि उसके पास टॉम के बारे में इतनी ही जानकारी है क्योंकि बाकी पैकिंग की वजह से उसने इधर उधर रख दी। लेकिन टॉम के बारे में ज्यादातर जानकारी पुराने जमाने की तरह उसके दिमाग में सेव है। इतना बोलकर नेथन जाने लगता है, लेकिन टॉम के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने चक उसे बाकी सीनियर के साथ मीटिंग रूम में लेकर आता है। मीटिंग रूम में आने पर कोई भी नेथन से सीधे मुंह बात नहीं करता। नेथन देखता है सामने एक ग्लास लगा है जिसके पीछे उनका सीनियर ट्रॉय उनकी सभी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। अब ट्रॉय नेथन से आकर मिलता है और उसे टॉम के किडनैपिंग की खबर घुमा फिरा के बताता है। चक नेथन से कहता है वो चाहते हैं वो इस टीम में प्लेयर की तरह काम करे, ना कि अपने लिए। चक के मुंह से टीम वाली बात सुनकर नेथन को हंसी आ जाती है क्योंकि वो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे और उसे टीम प्लेयर की तरह काम करने बोल रहे हैं। ऐसा उसके कोच उसे टीम से बाहर निकालने से पहले कहते थे। नेथन के इन तानों पर ट्रॉय बताता है टॉम को चाइना में गिरफ्तार किया गया है। अब इस इंटरनेशनल इशू को सॉल्व करने वो टॉम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। नेथन पूछता है प्रेसिडेंट ने टॉम के लिए कितना वक्त दिया है। ट्रॉय बताता है 24 घंटे, वो भी अभी सुबह 8 बजे से, क्योंकि कल अमेरिका टॉम को पहचानने से मना कर देगी। लेकिन वो टॉम को अभी एक नॉर्मल क्रिमिनल मान रहे हैं जिसे कल सुबह 8 बजे मार दिया जाएगा। नेथन पूछता है उन्होंने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन प्रेस में लीक क्यों नहीं की जिससे उन्हें टॉम को बचाने और टाइम मिल सके। लेकिन ट्रॉय बताता है इन्फॉर्मेशन लीक करके वो अपने ऑप्शंस को कम नहीं करना चाहते। नेथन पूछता है टॉम चाइना में क्या कर रहा था। ट्रॉय बताता है वो हैरी डंकन के साथ एक ऑपरेशन पर था। हैरी वही आदमी है जिसने सुबह नेथन को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन उस जेल में जाना ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था, वो टॉम ने खुद किया है। लेकिन क्यों ये अभी तक CIA को नहीं पता। नेथन पूछता है टॉम को कहाँ रखा गया है, लेकिन ट्रॉय नेथन को ये बताने से मना कर देता है। लेकिन वो कहता है अगर उसे पूरी जानकारी मिल जाए तो ये केस सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। लेकिन नेथन समझ चुका था ये टाइम बहुत टफ है क्योंकि एक हफ्ते बाद चाइना में अमेरिका प्रेसिडेंट की मीटिंग होने वाली है और इस समय किसी भी अमेरिकन स्पाई का चाइना में पकड़े जाना उनके लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। उसे ये भी अच्छी तरह पता था उनकी बताई हर बात कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड की जा रही है। अब ट्रॉय नेथन और टॉम की पहली मुलाकात के बारे में पूछता है। नेथन बताता है वो टॉम से पहली बार 1975 वियतनाम में मिला था। वियतनाम में उसे US आर्मी के एक स्नाइपर से वियतनाम आर्मी के किसी आदमी को मरवाना था। अब कहानी 1975 वियतनाम फ्लैशबैक में चलती है। नेथन एक आर्मी हेलीकॉप्टर से उतरता है, लेकिन उसके उतरते ही कमांडर उसे बताता है ग्रेनेड फटने से उस स्नाइपर की मौत हो चुकी है। नेथन उसकी जगह किसी और के बारे में पूछता है। तब वो सोल्जर एक सार्जेंट के बारे में बताता है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। अब तक वो 3 लोगों को मार चुका है। एक और स्नाइपर है, लेकिन वो उनसे 3 दिन की दूरी पर है। वो सार्जेंट सबसे अलग रहता है और अपना खाना खुद बनाता है। वहाँ उस
एम्बुलेंस का ड्राइवर भी है जो जेल से बचकर भाग गया था। मतलब टॉम ने जेल में जाने अपने इस पुराने दोस्त की मदद ली थी, लेकिन टाइम कम होने से नेथन टॉम को ही अपने पास बुलवाता है। अब टॉम नेथन से मिलने आता है। वो टॉम से पूछता है उसने शूट करना कहाँ से सीखा। टॉम कहता है बॉय स्काउट में। इस बात पर नेथन को यकीन नहीं होता। यहाँ भर्ती होने से पहले वो बॉय स्काउट में वॉलंटियरिंग कर रहा था। उस वक्त नेथन को टॉम का एटीट्यूड बहुत पसंद आया था, क्योंकि टॉम किसी भी काम को अपनी काबिलियत जानने करता था। उस वक्त उनके निशाने पर वियतनाम आर्मी का एक जनरल था। नेथन उसकी फोटो टॉम को दिखाकर बताता है वो उनका अनऑफिशियल दुश्मन है। उसका कोड नेम है रेड शर्ट। वो सैगॉन में हुए दंगों का जिम्मेदार था, लेकिन टॉम को उसके बारे में आगे कुछ नहीं जानना था। वो ये मिशन करने तुरंत ही तैयार हो जाता है। ये मिशन अगले दिन सुबह 9:21 पर शुरू होना था। अगले दिन टॉम एक बंदे के साथ रेड शर्ट को मारने अपनी पोजीशन पर तैनात था, लेकिन रेड शर्ट की सिक्योरिटी में उम्मीद से ज्यादा लोग थे। रेड शर्ट कार से उतरता है। वो टॉम के निशाने पर था। दूसरा बंदा उसे गाइड कर रहा था। टॉम गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी उनके सामने एक चॉपर आ जाता है। उस चॉपर को देखते ही टॉम का साथी नेथन को रिपोर्ट करता है, क्योंकि चॉपर के आने से वो निशाना लगा नहीं पा रहे थे। ये सुनकर नेथन हैरान होता है, क्योंकि उसके मुताबिक उनके पास एयर सपोर्ट नहीं है। लेकिन कुछ ही देर में दुश्मन को उनकी पोजीशन पता चल जाती है। चॉपर उनकी ही तरफ आ रहा था। चॉपर के थोड़ा आगे आते ही टॉम को निशाना मिलता है और वो रेड शर्ट को शूट कर देता है। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलना शुरू हो जाती है। टॉम अपने साथी के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी के पैर में गोली लग जाती है। टॉम उसे ले जाकर झाड़ियों में छुप जाता है और चॉपर के आते ही उस पर शूट करने लगता है। गोली लगने से चॉपर आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्लास्ट हो जाता है। कुछ घंटों बाद नेथन आर्मी कैप्टन के साथ हेलीकॉप्टर में टॉम और उसके साथी को ढूंढ रहा था। उसने उनके मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अचानक पीछे से उन दोनों को आता हुआ देख वो खुश हो जाता है। वो समझ जाता है टॉम ने अपना मिशन पूरा किया। वो मन ही मन उसे शाबाशी देता है। अब प्रेजेंट टाइम में एक ऑफिसर नेथन से पूछता है क्या उसके पास रेड शर्ट को मारने का प्रेसिडेंट ऑर्डर था, पर नेथन मना कर देता है। फिर उस ऑफिसर से पूछता है वो कौन है। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से था। ये सुनते ही नेथन चुपके से पेजर से अपनी सेक्रेटरी को मैसेज करता है, लेकिन तब भी चक उससे दोबारा पूछता है। अब वियतनाम की ज्यादा बात पूछने पर वो कहता है वक्त बर्बाद ना करते हुए प्रेसिडेंट मान ले कि बिशप उनका ही आदमी है, और फिर वो चाइना के साथ निगोशिएशन करके कोई डील कर लेंगे। अब अचानक एक आदमी आकर ट्रॉय को कुछ बताता है। ट्रॉय तुरंत रिकॉर्डिंग रुकवाकर नेथन को बताता है उसकी सेक्रेटरी ने एक इमरजेंसी के चलते उसकी बीवी को लाइन पर ले रखा है। ये नेथन का ही प्लान था। नेथन ग्लेडियस से फोन पर बात करते हुए ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो अपनी बीवी से बात कर रहा हो। ग्लेडियस उसे बताती है 3 ऑफिसर उसके केबिन की तलाशी ले रहे हैं और क्या वो उन फाइल्स को जला दे जो नेथन ने उसे दी थी। वो उसे थोड़ा रुकने कहता है। फोन पर बात करते वक्त वो ऑफिशियल्स की बातें सुन रहा था। वो टॉम को असासिन बोल रहे थे। नेथन समझ चुका था एजेंसी का टॉम को छुड़ाने का कोई इरादा नहीं। फोन रखते ही नेथन कहता है उसे याद आ गया टॉम की फाइल कहाँ रखी है। जाने से पहले वो चक को ताना मारता है उसे उसका केबिन खराब करने की क्या जरूरत थी। उसके जाते ही चक फोन करके बता देता है नेथन अपने केबिन में आ रहा है। गार्ड्स ने उसके केबिन को पूरी तरह फैला दिया था। ग्लेडियस बताती है जैसा उसने सोचा था गार्ड उसका केबिन चेक करने आए थे। ग्लेडियस नेथन से पूछती है वो उन फाइल्स का क्या करे जो उसने उसे दी है और उन फाइल्स में क्या है। नेथन कहता है उन फाइल्स में पैसों की इन्फॉर्मेशन है जो उसने अपने मिशन के दौरान कमाए हैं। फिर ग्लेडियस से उन फाइल्स को जलाने कहता है। साथ ही उसे किसी डिगर गिब्सन का नंबर ढूंढने कहता है। वो देखता है उसकी सेफ में रखी फाइल्स भी गायब है। जाने से पहले ग्लेडियस उसे डिगर गिब्सन का नंबर देती है। नेथन उसे बताता है एजेंसी टॉम को मारने चाइना को वजह देना चाहती है। दूसरी तरफ चाइना में ऑफिसर्स टॉम को टॉर्चर करते हुए पूछ रहे थे वो किसके लिए काम करता है, उस कैदी के साथ उसका कनेक्शन क्या है, लेकिन टॉम कुछ नहीं बताता। इस तरफ नेथन समझ चुका था उसके ऑफिस की सिक्योर लाइन को टेप किया जा रहा होगा, इसीलिए वो अपने कलीग की सिक्योर लाइन से कॉल करने जाता है। फिर उसी के केबिन में पहुंचकर क्लासिफाइड कॉल के नाम पर उसे ही बाहर जाने कहता है। दूसरी तरफ मीटिंग रूम में लंच चल रहा था। चक नेथन के रिकॉर्ड देखकर ट्रॉय से पूछता है उन्होंने एजेंसी लगभग 7 में ज्वाइन की थी, तो वो नेथन को कितना जानता है और क्या वो उस पर भरोसा करता है। ट्रॉय कहता है वैसे नेथन को वो इतनी अच्छी तरह तो नहीं जानता, लेकिन उसने हमेशा अपने मिशन पूरे किए हैं। तब वो ट्रॉय को बताता है आज सुबह 6:50 पर नेथन के घर पर हांगकांग सिक्योरिटी से कॉल आया था। मतलब नेथन को टॉम के बारे में यहाँ आने से पहले ही पता चल गया था। वो बस उन लोगों के सामने अनजान बन रहा था। अब चक नेथन के ऑफिस और इस बिल्डिंग से होने वाली और आने वाली सभी कॉल्स की डिटेल निकालने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ नेथन हांगकांग ऑनलाइन न्यूज़पेपर के एडिटर डिगर गिब्सन को कॉल करके एक CIA एजेंट के पकड़े जाने की खबर CNN चैनल में लीक करवाने कहता है। पहले तो गिब्सन इस काम को मुश्किल बताता है, लेकिन नेथन के जोर देने पर उससे आधा घंटा मांगता है। वहाँ उसे उस आदमी का एंट्री पास मिलता है जिसका ये कैबिन है। अगले सीन में नेथन फिर से मीटिंग रूम में था। वो उनसे झूठ बोलता
है कि उसे लगा था उसके साउथ अमेरिकन बॉक्स में बिशप की कोई फाइल पड़ी थी, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। ये सुनकर चक हंसता है क्योंकि उसे पता था नेथन झूठ बोल रहा है। अब ट्रॉय नेथन से टॉम के रिक्रूटमेंट के बारे में पूछता है। नेथन बताता है उस वक्त हायरिंग में टाइम लगता था। टॉम की ज्वाइनिंग 30 अप्रैल को हुई थी। उसे टॉम को जानने काफी वक्त मिला। उसने टॉम के पड़ोसियों, टीचर, उसके पेरेंट्स सबसे उसकी जानकारी ली। उसके पिता की इंफॉर्मेशन निकलवाने के बाद उसने टॉम को सबसे अलग कर दिया। अब फिर से फ्लैशबैक शुरू होता है। तो 1976 में टॉम वेस्ट जर्मनी में था। नेथन ने पहले ही टॉम को छोटे मोटे कामों के लिए नॉन इंग्लिश लोगों के बीच रखा। फिर उसने टॉम का उस काम से परेशान होने तक वेट किया। इस तरफ टॉम सच में जर्मन्स के बीच रहकर परेशान हो चुका था। फिर नेथन ने अगली चाल चली। साथ ही उसे ऐसा महसूस होने दिया कि उसे कभी भी घर भेजा जा सकता है। अब एक दिन टॉम ट्रेन से उतरकर कहीं जा रहा था। तभी नेथन उसके सामने आया। वो अपनी दूसरी बीवी सैंडी को पिकअप करने आया था। अब नेथन को स्टेशन पर देखकर टॉम उससे मिलने जाता है। नेथन ने बहाना बनाया था वो किसी काम से बर्लिन आया है। नेथन वहाँ टॉम को देखकर इस तरह रिएक्ट करता है जैसे दोनों इत्तेफाक से मिले हो। लेकिन उस वक्त इतने समय बाद एक इंग्लिश बोलने वाले आदमी से मिलकर टॉम बहुत खुश होता है। नेथन चलते चलते उसे क्रिसमस पार्टी पर इनवाइट करता है। अब कुछ समय बाद टॉम उस पार्टी में आता है। अब पार्टी में ही नेथन उसे सेंट्रल इंटेलिजेंस का अंडरकवर एजेंट बनने का ऑफर देता है। जहाँ भी जरूरत होगी उन्हें जाना पड़ेगा। टॉम कहता है अगर उसे घर जाना हो तो। नेथन कहता है वो कभी भी घर जा सकता है, तब वो एक दूसरे को भूल जाएंगे। टॉम उस डेस्क जॉब से निकलना चाहता था, इसीलिए वो नेथन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले दिन ही नेथन उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है। वो बताता है हर दिन टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो रही है, लेकिन उनके काम में उन्हें रूम की हर चीज को ऑब्जर्व करना होगा और अंदाजा लगाना होगा कि उस जगह क्या गलत हो सकता है। उसे रूम में हर चीज को ऑब्जर्व करना होगा। ये उसे बिल्कुल सांस लेने की तरह आना चाहिए। साथ ही वो टॉम को अपने साथ हमेशा एक सिगरेट और लाइटर रखने कहता है। वो ट्रेनिंग के दौरान उसे लाई डिटेक्टर को चकमा देना, रशियन रेडियो का इस्तेमाल करना, दूसरों से उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना, कोई भी एसेट के बनने पर उससे बोले गए सारे झूठों को सच में बदलना, किसी भी जगह खतरे का अंदाजा पहले से लगाना अच्छी तरह सिखा देता है। टॉम धीरे धीरे नेथन के बताए गए सभी कामों में एक्सपर्ट होता जा रहा था। एक दिन दोनों रोड पर कॉफी पीने आते हैं। टॉम पूछता है उसे पहला असाइनमेंट कब मिलेगा। नेथन कहता है जब उसे लगेगा वो तैयार है तब। उनके सामने ही एक बालकनी थी। उस घर में टॉम किसी को नहीं जानता था। नेथन टॉम से कहता है उसे 5 मिनट में उस बालकनी में आना है। पहले तो टॉम को ये मजाक लगता है, लेकिन नेथन सीरियस था। अब कुछ ही देर बाद नेथन देखता है टॉम एक बूढ़ी औरत के साथ उस बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। नेथन समझ जाता है अब टॉम तैयार हो चुका है। एक बार टॉम और नेथन एक बार में बैठे थे। यहाँ पता चलता है नेथन को ड्रिंक में पुरानी स्कॉच पसंद है। वो टॉम को एडवाइस देता है उसे हमेशा बुरे वक्त के लिए पैसे बचाकर रखने चाहिए, जिससे वो अपनी जिंदगी बाद में सुकून से जी सके। उन पैसों को वो कभी किसी के लिए ना निकाले और कभी भी किसी लड़की या एसेट के लिए अपनी जिंदगी और करियर दांव पर ना लगाए। टॉम इतना ट्रेन हो चुका था कि वो किसी की भी आंखों में देखकर उस इंसान की सच्चाई पता लगा सकता था। वो किसी को भी आसानी से बेवकूफ बना सकता था और अब बिना किसी डर के वो उनके लिए जासूसी कर सकता था। लेकिन कहानी के बीच में चक फिर से ऑब्जेक्शन उठाता है, क्योंकि इसका मतलब टॉम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था। फिर भी नेथन ने उसे एसेट बनाने की आजादी दे दी थी। लेकिन नेथन कहता है टॉम इतना नेचुरल था कि उसे लगा किसी दिन वो ऑफिसर बन जाए। फिर ट्रॉय उससे ऑपरेशन रोडियो के बारे में पूछता है। तभी एक गार्ड फिर से ट्रॉय के कान में आकर कुछ कहता है, जिससे वो रिकॉर्डिंग रुकवाकर बाहर चला जाता है। ट्रॉय के जाने के बाद नेथन टेबल पर रखा एक नोट देखता है जिस पर साइड शो लिखा था। उसे देखते ही नेथन बाकी लोगों से कहता है उनका काम आसान हो जाएगा अगर वो उसे साइड शो ऑपरेशन के बारे में बता दे। चक उससे पूछता है उसे ये जानकारी कहाँ से मिली। इस पर नेथन अपनी फील्ड नॉलेज की शान झाड़ता है, लेकिन चक देखता है साइड शो की फाइल उल्टी पड़ी थी और एक ग्लास में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। तभी ट्रॉय वापस आता है। अब नेथन ऑपरेशन रोडियो की स्टोरी फ्लैशबैक के तौर पर बताना शुरू करता है। कहानी एक पार्टी में शुरू होती है। नेथन बताता है उनके किसी कॉन्टेक्ट ने उन्हें बताया था बर्लिन की यूएस एम्बेसी में रशिया का कोई जासूस है। उन्होंने एम्बेसिडर पर नजर रखी थी, लेकिन तभी इंफॉर्मेशन लीक हो गई और उन्हें पता चला वो रशियन जासूस कौन है। तभी उस पार्टी में एन नाम की औरत आती है। एन ही रशियन जासूस थी जो यूएस एम्बेसी में काम कर रही थी। इस ऑपरेशन में टॉम भी इन्वॉल्व था। उस समय वो इस जर्मनी से किसी आदमी को लेकर आ रहा था। उन्होंने उस आदमी को लाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, लेकिन रशियंस उनका पीछा कर रहे थे। वो आदमी काफी घबराया हुआ था, लेकिन टॉम उसे यकीन दिलाता है सारी तैयारियां हो चुकी है। इस तरह पार्टी में एन नेथन के वाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन नेथन बताता है पेट्रिशिया से उसका तलाक हो गया। प्रेजेंट टाइम में सभी उससे पूछते हैं ये पेट्रिशिया कौन है। नेथन बताता है उसकी तीसरी बीवी। सब पूछते हैं उसकी कितनी बीवियां रह चुकी है। नेथन कहता है 4। इस तरफ टॉम उस आदमी को लेकर आ रहा था, लेकिन उसे लगता है रशियंस को पता चल चुका है। अब टॉम को एक कॉल करने रुकना था। दूसरी तरफ पार्टी में एन नेथन के साथ
साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो उसे अपने साथ बाहर चलने कहती है, लेकिन नेथन को फोन के पास रुकना था। अब एन उसके कान में कहती है उसे पता है वो किसी को बॉर्डर पार करवा रहा है। इस बात से ये पक्का हो गया था एन ही वो जासूस है, लेकिन साथ में ये भी कि टॉम एक आदमी को बॉर्डर पार करवा रहा है, ये बात रशियन को पता चल चुकी है। इस तरफ टॉम एक बार के पास रुकता है और अंदर जाके नेथन को कॉल करता है। बाहर रशियंस भी आकर रुकते हैं, लेकिन इस तरफ नेथन टॉम को ऑर्डर देता है वो उस आदमी को छोड़ दे, क्योंकि रशियंस को पता चल गया है वो उन दोनों का बॉर्डर पर वेट कर रहे हैं। टॉम मान नहीं रहा था क्योंकि रशियंस उस आदमी और उसकी फैमिली को मार देंगे, लेकिन नेथन के जोर देने पर उसे मानना पड़ता है। टॉम फोन रखकर बाथरूम में जाता है, तभी रशियंस भी अंदर आते हैं। टॉम बाथरूम में कोई केमिकल पीकर तुरंत उल्टी कर देता है, तभी वो रशियन भी बाथरूम में आता है। अब वो लोग दोनों को कोई शराबी समझकर छोड़ देते हैं। अब थोड़ी दूर जाकर टॉम उस आदमी को उतरने कहता है, क्योंकि अब प्लान बदल दिया गया है। लेकिन वो आदमी उतरने तैयार नहीं होता, क्योंकि टॉम ने उससे बॉर्डर पार करवाने का वादा किया था। तब टॉम को जबरदस्ती उसे कार से बाहर फेंकना पड़ता है। टॉम को भी उसे ऐसे छोड़ने में बुरा लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद वो बर्लिन का बॉर्डर पार करता है। अगली सुबह टॉम एक बिल्डिंग के टेरिस पर नेथन से मिलता है। वो उसे प्लान चेंज करने का रीजन पूछता है, लेकिन नेथन उसे मिशन के बीच कोई भी सवाल पूछने से सख्त मना करता है। वो कहता है उसका काम ऑर्डर फॉलो करना था। उनकी फोन पर 10 सेकंड से ज्यादा बातचीत उनका कवर खोल सकती थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उनका मिशन उस आदमी को बॉर्डर पार करवाने का था। लेकिन नेथन बताता है वो सब दिखावा था, दरअसल उन्हें एन की असलियत सामने लानी थी। ये सुनकर टॉम भड़क जाता है, क्योंकि रशियंस ने उस आदमी को मार दिया। तब नेथन उसे उस आदमी की असलियत बताता है, क्योंकि कुछ समय पहले वो आदमी रशियंस के पास गया था उन्हें ये बताने कि उसके कांटेक्ट में एक अमेरिकन एजेंट है, मतलब टॉम, यानी वो डबल एजेंट था। लेकिन टॉम को उसके लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि टॉम ने उसकी आंखों में डर और निराशा देखी थी। टॉम कहता है नेथन के लिए लोगों की जिंदगी ताश के खेल जैसी है। नेथन कहता है ये खेल ही है, लेकिन बहुत खतरनाक खेल, जिसमें हार का मतलब मौत है। लेकिन फिर भी टॉम को ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने एक आदमी को मार दिया। उसे नहीं लगता ये समाज सुधार के लिए हो रहा है, लेकिन नेथन कहता है ये लोगों की भलाई के लिए ही है, बस उनका तरीका अलग है। और अगर वो उस आदमी जैसे डबल एजेंट की मौत नहीं देख सकता तो तुरंत यहाँ से चला जाए, वो उसे नहीं रोकेगा। टॉम खुद को यूज किए जाने को लेकर नाराज था, लेकिन नेथन कहता है अगर वो कल रात उसके ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो वो पकड़े जाता। इन हालत में एजेंसी उसे भूल जाती और वो कभी उसे बचाने नहीं आता। टॉम को अभी भी नेथन के रूल पसंद नहीं आते, लेकिन उसके रूल्स की वजह से ही कल रात उसकी जान बची है। नेथन के जाने के बाद टॉम को समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। अब प्रेजेंट टाइम में ट्रॉय एन की फाइल निकलवाता है। उन्हें पता चलता है उस मिशन के 2 महीनों बाद एन की बॉडी एक सस्ते होटल में मिली। उसका केस हमेशा अनसॉल्व रहा, लेकिन उन लोगों को लगता है एन को टॉम ने मारा होगा, क्योंकि उस वक्त टॉम और नेथन बर्लिन में ही थे। टॉम के पास एन को मारने की वजह भी थी। अब ट्रॉय नेथन को यहाँ से जाने कहता है और वो जो कुछ हो सकता है सोच रहे हैं। वो पूछता है ये साइड शो क्या है और वो लोग टॉम को क्यों मरवाना चाहते हैं, लेकिन चक उसे ये बताना जरूरी नहीं समझता। लेकिन ट्रॉय टेप बंद करवाकर नेथन को बताता है साइड शो चाइनीज ऑफिसर्स की बातें सुनने का ऑपरेशन था। ये सुनकर चक खुश नहीं होता। तब नेथन को समझ में आता है एजेंसी को डर है 24 घंटों बाद टॉम को बोलने दिया जाएगा, तब वो उनके ऑपरेशन के बारे में बता ना दे, इसीलिए वो उसे मरवाना चाहते हैं। लेकिन ट्रॉय बताता है टॉम साइड शो के बारे में कुछ नहीं जानता, वो तो साइड शो ऑपरेशन का हिस्सा भी नहीं है। यहाँ तक कि अब वो एजेंसी के लिए काम भी नहीं करता। उसे चाइना के सूचाओ जेल के गेट पर पकड़ा गया है। ये सुनकर नेथन को शॉक लगता है। साथ ही उसे याद आता है टॉम उस जेल में किसे बचाने गया था। तभी ट्रॉय को उसकी असिस्टेंट आकर कुछ बताती है। वो सब देखते हैं टॉम के पकड़े जाने की न्यूज लीक हो चुकी है। वो न्यूज देखकर चक को काफी गुस्सा आता है। सभी को पता है ये न्यूज नेथन ने ही लीक करवाई है, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। वो कहता है न्यूज लीक होने से उनके ऑप्शन कम हो चुके हैं। ट्रॉय भी बहुत अच्छे से जानता था ये काम नेथन का ही है। चक उससे न्यूज लीक होने के बारे में पूछता है, लेकिन नेथन एक कहानी का एग्जाम्पल देते हुए उसे समझाता है वो अपने आदमी को किसी और के हाथों मरने नहीं देगा। फिर वहाँ से अपने ऑफिस में आकर अपनी चीजें कलेक्ट करता है। उसे लग रहा था न्यूज लीक होने से एजेंसी को अब कोई भी डील करके टॉम को बचाना ही होगा। अब वो ग्लैडियस को गुड बाय कहकर जाने लगता है। ग्लैडियस को पता है नेथन ये सब मिस करने वाला है। अब वो बाहर जाने गेट पर आता है। उसे अपने आईडी कार्ड और पासेस जमा करवाने थे, लेकिन तभी वो टीवी पर देखता है न्यूज में बता रहे हैं टॉम का पकड़े जाना एक अफवाह है, क्योंकि उन्हें पता चला है टॉम बिशप 14 महीने पहले ही मर चुका है। इसका मतलब एजेंसी टॉम को बचाने नहीं वाली, क्योंकि उन्होंने लोगों को
को इनडायरेक्टली बता दिया टॉम पहले ही मर चुका है। ये देखते ही नेथन वापस जाता है। अभी 3:30 बजे थे। दूसरी तरफ टॉम को टॉर्चर किया जा रहा था। नेथन वापस अपने केबिन में आकर ग्लेडियस से मिलिट्री इंटेलिजेंस से उस जेल की इमरजेंसी एनालिसिस मतलब उस जेल का मैप और बाकी सभी डिटेल निकलवाने कहता है और उसे केबिन के बाहर का फोन यूज करने कहता है। फिर नेथन वहां से चक के पास जाता है। वो चक से कहता है उसे पता है टॉम उस जेल में किसे बचाने गया था। चक कहता है उन्हें भी पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था टॉम उसे बचाने क्यों गया था और ये कहानी सिर्फ उसे पता है। अब उन्हें भी ये कहानी पता चल जाए तो वो अपने सीनियर्स के सामने अच्छे से जवाब दे पाएंगे। उसके जाने पर चक सोच में पड़ जाता है। फिर नेथन वहां से मैप रूम में जाता है। उसे पता करना था उस जेल के पास उनका कोई एयर सपोर्ट है या नहीं, क्योंकि साइड शो ऑपरेशन भी उस जेल के बहुत नजदीक था। तभी उसे पेजर पर ग्लेडियस का मैसेज आता है। पहले तो वो आदमी कुछ नहीं बताता, लेकिन नेथन के रिक्वेस्ट करने पर वो बताता है उस जेल से 40 मिनट की दूरी पर पेंगू आइलैंड है, जहाँ कमांडर वेली की आउटफिट तैनात है। फिर वो उसे अपने रिटायरमेंट पार्टी का इन्विटेशन देता है, लेकिन उसे बाहर निकलते हुए चक देख लेता है। वो उस आदमी से पूछता है नेथन यहाँ क्या कर रहा था। वो आदमी कहता है नेथन ने उसे अपने पार्टी में बुलाया है। ग्लेडियस उसे कॉफी शॉप से कॉल करती है। तभी वो देखता है चक उसका पीछा कर रहा है। ग्लेडियस बताती है मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास उस जेल के चप्पे चप्पे की डिटेल है। नेथन उसे जेल की डिटेल कलेक्ट करने कहता है और साथ ही पेंगू आइलैंड पर मौजूद कमांडर विली के आउटफिट की डिटेल निकलवाने कहता है। तभी चक उसके पास आकर कहता है उसे फिर से ऊपर चलना होगा, क्योंकि उन्हें टॉम की बाकी कहानी जाननी थी। अब मीटिंग रूम में ट्रॉय नेथन से पूछता है उसे टॉम के बारे में और क्या पता है जिससे ये मामला जुड़ा हुआ है। तब नेथन बताता है उसे पता है टॉम उस जेल में किसे बचाने गया था। उसका नाम है एलिजाबेथ हार्डली, मतलब टॉम एक लड़की को बचाने उस जेल में गया था। ट्रॉय तुरंत एलिजाबेथ की फाइल मंगवाता है। थोड़ी ही देर में एक असिस्टेंट सबके पास एलिजाबेथ की फाइल लेकर आती है। वह एलिजाबेथ की फोटो भी दिखाई जाती है। अब नेथन बताना शुरू करता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। तो 1985 में लेबनान के बेरूत में वॉर छिड़ गया था। उनका टारगेट शेख सलेमा नाम का आदमी था। वो एक आतंकवादी संगठन चलाता था। उसने एक बार अमेरिकन एम्बेसी में ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 212 सिविलियंस मारे गए। वो शेख का असासिनेशन नहीं कर सकते थे, वरना दंगे भड़क जाते। शेख की मौत नेचुरल लगनी चाहिए। उन्हें पता चला शेख अपने फैमिली डॉक्टर अहमद से चेकअप करवाने आने वाला है। नेथन ने कुछ महीने पहले ही टॉम को बेरूत भेजा ताकि वो बेरूत में अपने एसेट और कॉन्टेक्ट बनाए और शेख से सुरक्षित दूरी बनाए रखे। टॉम उस एरिया में रहता था जहाँ बाकी अमेरिकन रहते थे। तब एक बार में टॉम और एलिजाबेथ ने एक दूसरे को पहली बार देखा। टॉम वहाँ फोटो जर्नलिस्ट बनकर गया था और शायद ये इत्तेफाक की बात थी। टॉम बहुत अच्छा फोटोग्राफर था और उम्मीद के मुताबिक उसने शेख तक पहुँचने का रास्ता भी बना लिया था। एक दिन एक कुरियर ऑफिस में टॉम ने एलिजाबेथ को फिर से देखा। वो कुछ दवाइयाँ पिकअप करने आई थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ बात नहीं की। थोड़ा आगे जाकर टॉम ने देखा वहाँ लोग एलिजाबेथ की कार चेक कर रहे हैं। वो लोग उसकी दवाई और बच्चों के खिलौने ले लेते हैं, लेकिन टॉम अपने कॉन्टेक्ट की वजह से उन लोगों को पैसे देकर आगे निकल जाता है। एलिजाबेथ और टॉम दोनों ही एक रेफ्यूजी कैंप में आते हैं और यहाँ पता चलता है टॉम एलिजाबेथ की सारी दवाई और खिलौने अपनी कार में लाया है। बच्चों को चीजें देते समय टॉम एलिजाबेथ की फोटो खींचता है। वो देखता है एलिजाबेथ किसी से मिल रही है। टॉम ने एलिजाबेथ से करीबियां इसीलिए बढ़ाई थी क्योंकि शेख का फैमिली डॉक्टर अहमद भी इसी रेफ्यूजी कैंप में काम करता था। टॉम डॉक्टर अहमद की भी फोटो खींचता है। फिर वो एलिजाबेथ को बताता है वो डॉक्टर अहमद पर एक आर्टिकल लिखेगा। डॉक्टर अहमद का आर्टिकल टाइम्स न्यूज में पब्लिश भी हुआ, जिससे टॉम और डॉक्टर अहमद की दोस्ती और बढ़ गई। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। अब एक सुबह टॉम को किसी का कॉल आता है कि नेथन आ चुका है। जब वो उठकर तैयार होता है तब हमें पता चलता है एलिजाबेथ और टॉम रिलेशन में है। अब टॉम नेथन से मिलने अपने सेफ हाउस जाता है। अब थोड़ी बातचीत के बाद टॉम उसे मैक्सिकन रेस्टोरेंट चलने कहता है। वहाँ का नाश्ता उसे बहुत पसंद है। अब लड़ाई के मैदान में गोलियों से बचते हुए दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। रेस्टोरेंट में टॉम नेथन को एक गिफ्ट देता है। वो वाइन पॉट नेथन को बहुत पसंद आता है। वो पूछता है उसे ऐसा गिफ्ट यहाँ कैसे मिल गया, लेकिन टॉम बताता है ये लंदन से आया है। यहाँ एक रैकेट है जो लंदन से चीजें स्मगलिंग करते हैं। वो इस स्मगलिंग को ऑपरेशन डिनर आउट कहते हैं। डिनर आउट आप ये याद रखिएगा, यूपीएससी के पेपर में आएगा। तभी टॉम उसे दिखाता है किनारे पर कुछ कार्स आकर रुकती है। फिर थोड़ी देर बाद बोट से वहाँ शेख आता है। दोनों कहीं दूर से उस पर नजर रखते हैं। टॉम बताता है उसने शेख के डॉक्टर अहमद से कांटेक्ट बना लिया है, जिस तक वो एक एड वर्कर के जरिए पहुंचा था। नेथन पूछता है वो दिखने में कैसी है। ये सुनकर टॉम हैरान होता है क्योंकि उसने बताया नहीं वो एड वर्कर एक लड़की है। फिर नेथन बताता है उनके सीनियर चाहते हैं वो अपने साथ बैकअप रखे। वो उन्हें लेबनान मिलिशिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन से एक डील करने बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग भी शेख के दुश्मन है। टॉम को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि लेबनान मिलिशिया बहुत वायलेंट है, लेकिन नेथन कहता है वो अपने तरीके से काम करेंगे। अब शेख अपने होटल पहुंचता है और टॉम नेथन से एक
एक रेस्टोरेंट में मिलकर उसे एक एनवलप देता है। उनके ठीक सामने डॉक्टर अहमद बैठा था। अब टॉम अहमद के पास जाकर कहता है उससे उसका एक दोस्त बात करना चाहता है। अब नेथन अहमद से मिलता है और टॉम उनके साइड में बैठ जाता है। दरअसल उस डॉक्टर का बाप पॉलिटिशियन था। अहमद के माँ बाप की कुछ साल पहले दम घुटने से मौत हुई थी। नेथन अहमद को उसके माँ बाप की डेड बॉडी की फोटो दिखाता है, क्योंकि उनके मुताबिक उसके पेरेंट्स की मौत दम घुटने से नहीं हुई थी, बल्कि उनका खून हुआ था जो शेक नहीं करवाया था। फोटो देखकर अहमद रोने लगता है। नेथन कहता है वो उसे बदला लेने का मौका दे रहे हैं, जिससे उन दोनों का ही काम हो जाए। अब एक दिन टॉम सुबह अपने घर से निकलता है, लेकिन उस पर नेथन के आदमी ने नजर रखी थी। वो देखता है थोड़ी देर बाद टॉम के घर से एलिजाबेथ निकलती है। अब वो आदमी एलिजाबेथ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर नेथन को देता है, जिसे पढ़कर वो काफी शॉक था। अब थोड़ी देर बाद नेथन एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ टॉम और एलिजाबेथ पहले से मौजूद थे। उसे देखकर टॉम शरारत करने वेटर को उनके रेस्टोरेंट की सबसे सस्ती स्कॉच नेथन को देने कहता है। अब टॉम और नेथन एलिजाबेथ के सामने ऐसे मिलते हैं जैसे कई दिनों बाद मिल रहे हो। नेथन कहता है वो यूएस एम्बेसी में काम करता है। अब यहाँ नेथन और एलिजाबेथ में पॉलिटिक्स को लेकर थोड़ी बहस होती है, लेकिन आखिर में नेथन पूछता है उसे लंदन की याद आती है। ये सुनकर एलिजाबेथ थोड़ी सहम जाती है। टॉम को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन नेथन बताता है एलिजाबेथ लंदन वापस नहीं जा सकती और उसके घर वाले उसे पागल समझते हैं। ये सब सुनकर एलिजाबेथ उठकर चली जाती है। ये सब देखकर टॉम काफी नाराज होता है, लेकिन नेथन कहता है ये उसे करना चाहिए था, क्योंकि उसने एलिजाबेथ से नजदीकियां बढ़ाने से पहले होमवर्क नहीं किया। टॉम नेथन को अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रहने कहता है, क्योंकि वो टॉम की एसेट है। लेकिन नेथन कहता है उसने कभी सोचा है वो भी उसका एसेट हो सकता है। टॉम ने उसे ढूंढा या एलिजाबेथ ने उसे ढूंढा, इन सब का जवाब टॉम के पास नहीं था। तब नेथन उसे एलिजाबेथ के साथ एक आदमी की फोटो दिखाता है, जो किसी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। उनके जरिए ही वो अपना कैंप चलाती है, जिसके बदले में वो ना जाने उससे क्या लेता है। एलिजाबेथ बाहर परेशान खड़ी थी, तभी वहाँ टॉम आकर पूछता है क्या वो उसे यूज कर रही है। पहले तो एलिजाबेथ नहीं बताती, लेकिन बाद में बताती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, जिससे वो हर जगह आसानी से घूम सकती है। वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसे वो फॉलो करती है ताकि वो अपना कैंप चला सके। टॉम पूछता है वो लंदन क्यों नहीं जा सकती। तब वो बताती है वो एक ह्यूमन राइट ग्रुप से जुड़ी थी। उन्होंने चाइना की एक बिल्डिंग पर बॉम्बिंग की। उसे लगा था वो बिल्डिंग खाली होगी, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। अब एलिजाबेथ टॉम की सच्चाई पूछती है, लेकिन टॉम कुछ नहीं बताता। यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी टेरी बताया था, जिससे नाराज होकर एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट टाइम में नेथन बताता है चाइना को एलिजाबेथ से प्रॉब्लम थी। दरअसल उसके ग्रुप ने लंदन की जिस बिल्डिंग पर बॉम्बिंग की थी, उसमें चाइना के किंग का भतीजा भी मारा गया था। ये सब जानकर टॉम का रिएक्शन बहुत ठंडा था, लेकिन उन्हें अपना ऑपरेशन भी पूरा करना था। अब एक दिन टॉम और नेथन कार में किसी का वेट कर रहे थे। नेथन कहता है वो उन दोनों के लिए अब अमेरिका में कोई मिशन देखेगा। तभी उनका आदमी डॉक्टर अहमद को लेकर आता है। अहमद काफी घबराया हुआ था। टॉम उसे केमिकल दिखाता है, जिसमें से एक ड्रॉप उसे शेक की स्किन पर डालनी है, जिससे वो 12 घंटों में मर जाएगा। अब सब बताने के बाद अहमद टॉम से पूछता है किसी की जान लेना कैसा लगता है, लेकिन टॉम इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अहमद बताता है शेख ने उसे फ्राइडे दोपहर को चेकअप करने बुलाया है। अब फ्राइडे को 4 दिन बाकी थे। फिर इंटेलिजेंस ने उन्हें बताया शेख वेस्ट बैरूट में सिविलियंस एरिया में हमले की प्लानिंग कर रहा है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। टॉम ने अहमद पर नजर रखी थी और वो लोग मौके का इंतजार कर रहे थे। अब अपने सीनियर की बात रखने वो शेख की दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन लेबनान मिलिशिया से बात करने गए। अगर अहमद शेख को मारने में नाकाम होता, तब वो लेबनान मिलिशिया का इस्तेमाल करते। लेबनान मिलिशिया शेख को मारने किसी भी हद तक जा सकते थे। अब उन्हें फ्राइडे का इंतजार करना था, लेकिन गुरुवार के दिन टॉम ने एक गलती कर दी। वो अहमद को छोड़कर एलिजाबेथ के पास गया। उसने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। एलिजाबेथ भी मान गई, लेकिन अगले दिन ही वही हुआ जिसका डर था। फ्राइडे की सुबह बेरूट में 2 गुटों के बीच लड़ाई छिड़ गई। टॉम नेथन को फोन करके बताता है शेख ने अहमद को 1 घंटे में बुलाया है, लेकिन अहमद उसके पास नहीं है। एड वर्कर्स घायलों का इलाज करने उसे अपने साथ ले गए। ये सुनकर नेथन काफी नाराज होता है, क्योंकि टॉम ने अहमद को अकेले छोड़ दिया था। वो लेबनान मिलिशिया को ना भेजे, वो शेख को मार देगा। नेथन इस समय यूएस एम्बेसी में था और उसके आदमी ने शेख पर नजर रखी थी। काफी देर हो गई थी, लेकिन टॉम अहमद को लेकर नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ टॉम हमले वाली जगह पहुंचता है। एलिजाबेथ और अहमद घायलों का इलाज कर रहे थे। टॉम अहमद से कहता है टाइम आ गया है। टॉम अहमद को लेकर तुरंत शेख के पास जाने निकलता है। कई जगह लोग गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉम नहीं रुकता। इस तरफ नेथन अपने आदमी को कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेता है। होटल के बाहर शेख की गाड़ी आ गई थी, मतलब वो किसी भी वक्त वहाँ से जा सकता है, लेकिन टॉम अभी तक नहीं आया था। दूसरी तरफ टॉम की कार एक गली में फंस जाती है, इसीलिए वो अहमद को पैदल लेकर जाता है। अब काफी देर होने की वजह से नेथन लेबनान मिलिशिया को शेख को मारने फोन कर देता है। शेख के
होटल के पास ही लेबनान मिलिशिया के लोगों ने एक बिल्डिंग के बेसमेंट में बॉम्ब के साथ कार तैयार रखी थी, लेकिन तभी टॉम भी अहमद को लेकर वहां पहुंच जाता है। अब अहमद उस होटल के पास जाता है जहां गार्ड उसे चेक करते हैं, लेकिन लेबनान मिलिशिया के 2 सुसाइड बम्बर एक कार और बाइक लेकर निकलते हैं। टॉम भी घरों की छत से होता हुआ अहमद को फॉलो कर रहा था। नेथन भी एम्बेसी की छत से उसी तरफ देख रहा था। एक जगह पहुंचकर टॉम देखता है अहमद उस होटल तक पहुंच गया है, लेकिन उसे पता नहीं था नेथन ने लेबनान मिलिशिया को भी शेख को मारने बोल दिया है। अहमद उस होटल के गेट तक पहुंचा ही था, तभी लेबनान मिलिशिया का बाइकर आकर वहां शूट करने लगता है। वो लोग उसे मार देते हैं। इस हड़बड़ाहट में वहां के लोग अहमद को होटल के अंदर लेकर जाते हैं। तभी एक कार आकर होटल के गेट में क्रैश हो जाती है और कुछ ही सेकंड बाद वो कार ब्लास्ट होती है। उस ब्लास्ट से टॉम भी दूर जाकर गिरता है और इतनी दूर से नेथन को भी वो ब्लास्ट दिखाई देता है। नेथन कहता है लेबनान मिलिशिया ने कुछ ज्यादा ही बम लगा दिए थे। इस ब्लास्ट में शेख के साथ बहुत सारे सिविलियंस और बेचारा अहमद भी मारा गया। ये सब देखकर टॉम अंदर से हिल जाता है। अगले एक हफ्ते तक नेथन ने टॉम को नहीं देखा, लेकिन एक हफ्ते बाद उनकी कराची के लिए फ्लाइट थी, तब उसने आखिरी बार टॉम को एयरपोर्ट पर देखा। यहाँ हमें पता चलता है उन्हें एक आदमी को मारने के लिए 74 लोगों को मारना पड़ा, फिर भी नेथन खुश था। टॉम उसके हैप्पीनेस की दाद देता है। प्लेन में जाने से पहले टॉम उससे कहता है वो उसके साथ नहीं आएगा, वो कोई और ऑपरेशन करने वाला है। नेथन को लगता है वो ये सब एलिजाबेथ के साथ रहने कर रहा है, लेकिन ये एलिजाबेथ के लिए नहीं था। नेथन कहता है वो जो भी करे उसकी सही वजह होनी चाहिए, लेकिन टॉम उसकी वजह से तंग आ गया था। अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता, इसीलिए नेथन उसे गुड लक बोलकर चला जाता है। अब टॉम एलिजाबेथ के घर के बाहर बैठा था। वो एक हफ्ते से उससे भी नहीं मिला। टॉम उसके घर में जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एलिजाबेथ वहाँ से जा चुकी थी। वहाँ बस टॉम के लिए एक लेटर था। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में चलेगी। प्रेजेंट टाइम में ट्रॉय को एक कॉल आता है। दरअसल उसे व्हाइट हाउस जाना था। वो इस मामले पर बात करने सभी को कल सुबह बुलाता है। उसके जाने से पहले एक ऑफिसर उसे कुछ फाइल्स लाकर देता है। नेथन देखता है उन फाइल्स में इमेजरी एनालिसिस की भी फाइल है, जिसकी उसे जरूरत है। उस फाइल में उस जेल की पूरी डिटेल होगी। इसीलिए थोड़ी देर बाद नेथन ट्रॉय के ऑफिस में आता है। दरवाजे के पास ट्रॉय के सेक्रेटरी के डेस्क पर वो फाइल रखी थी। नेथन ट्रॉय से टॉम को बचाने कहता है, क्योंकि टॉम उनमें से ही एक है, लेकिन ट्रॉय कोई जवाब नहीं देता। वो व्हाइट हाउस जाने निकल जाता है। इस वक्त 5:42 हो रहे थे। दूसरी तरफ टॉम के ऊपर भी मौत मंडरा रही थी। ट्रॉय का सेक्रेटरी नेथन को जाने कहता है। तब नेथन सिगरेट का पैकेट ट्रॉय के टेबल पर रख देता है। फिर बाहर जाने से पहले अपनी सिगरेट लेने वापस जाने लगता है, लेकिन ट्रॉय का सेक्रेटरी सिगरेट लेने जाता है। तब नेथन चुपके से इमेजरी एनालिसिस की फाइल चुरा लेता है। कैबिन में उसकी सेक्रेटरी ने गिफ्ट के तौर पर उसके लिए वाइन की बोतल रखी थी। नेथन बहामास की प्रॉपर्टी की फाइल देखता है, जहां घर खरीदने का उसका सपना है। फिर इमेजरी एनालिसिस की फाइल देखता है। उसे दिखाई देता है सूचाओ जेल की कोस्ट लाइन का मैप और बहामास के कोस्ट लाइन का मैप एक जैसा है, इसीलिए वो दोनों मैप को बदल देता है। अब नेथन एंगर नाम के ऑफिसर के कैबिन में जाता है, जहां से उसने सुबह कॉल की थी। वहां से नेथन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कॉल करता है, जहां उसका अकाउंट था। दूसरी तरफ चक नेथन के बारे में पता लगा रहा था। उसे पता चलता है नेथन की एक कोरियन बीवी भी थी, लेकिन उसे ये भी पता चलता है CIA ज्वाइनिंग के बाद नेथन ने हैरी के साथ ऑपरेशन किए थे। हैरी डंकन वही है जो इस समय हांगकांग की एम्बेसी में है। तब चक को समझ में आता है नेथन और हैरी पुराने दोस्त है और टॉम ने उन दोनों के लिए काम किया है। इसका मतलब वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ नेथन अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर को उसके सभी एसेट मतलब शेयर्स, बॉन्ड, FDs बेचने कहता है। मैनेजर उसे बुरे वक्त के लिए कुछ बचाने कहता है, लेकिन नेथन नहीं मानता। फिर उसे एक अकाउंट नंबर देता है जिसमें उसे पैसे ट्रांसफर करने हैं। वो अकाउंट बहामास के एक बैंक का था। दूसरी तरफ चक आज सुबह से बिल्डिंग में होने वाली सभी हांगकांग की कॉल्स की डिटेल निकलवाने का ऑर्डर देता है। वही नीचे एंगर नाम के आदमी को अपना पास नहीं मिलता, क्योंकि उसे नेथन ने चुरा लिया था। वो वापस अपने केबिन में देखने जाता है। दूसरी तरफ चक को पता चलता है नेथन ने अपना इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खाली करवा दिया है। वो पैसा बहामास के बैंक में ट्रांसफर हुआ है। तभी उसके पास बिल्डिंग की हांगकांग में की गई कॉल्स की लिस्ट आती है, जिससे उसे पता चलता है एंगर नाम के एम्प्लॉय के केबिन से हांगकांग कॉल की गई थी। दूसरी तरफ नेथन हांगकांग में हैरी को कॉल करता है। अभी वहाँ रात हो रही थी। नेथन उसे चाइना के किसी ऑफिसर से बात करने कहता है। तभी वो देखता है चक उसी तरफ आ रहा है। नेथन उसे कोई फैक्स भेजने वाला था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है हैरी के अंडर काम करने टॉम को नेथन ने ही भेजा था, लेकिन नेथन उसे उसके मोबाइल पर कॉल करने कहता है, क्योंकि चक उसी तरफ आ रहा है। अब चक वहाँ आकर देखता है एंगर के केबिन में कोई है। जब वो अंदर देखता है वहाँ एंगर ही था। वो अपना पास ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ नेथन कहीं से हैरी को कुछ फैक्स करता है। चक नेथन के केबिन में जाता है, लेकिन वहाँ एक क्लीनर सफाई कर रहा था। दूसरी तरफ नेथन कैफेटेरिया
कैफेटेरिया में बैठा था, तभी उसे हैरी का कॉल आता है। दरअसल नेथन ने जिस ऑपरेशन की डिटेल भेजी है उसे करने 2 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, लेकिन टॉम ने पहले ही अपना कॉन्टेक्ट बना कर रखा था। हैरी देखता है टॉम का दोस्त ट्रान उस जेल में दवाई पहुंचाने की वैन चलाता है, जो टॉम के पकड़े जाने पर वहां से निकल गया था। अब 6 घंटों के अंदर टॉम को मार दिया जाएगा। नेथन कहता है ऑपरेशन के दौरान उन्हें जेल के आसपास आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट करवाना होगा, जिसके लिए हैरी को एक चाइनीज ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। फिर नेथन ऑपरेशन का ऑर्डर बनाता है। नेथन टॉम को बचाने के ऑपरेशन का नाम रखता है ऑपरेशन डिनर आउट। डिनर आउट आपको याद होगा, ये वर्ड टॉम ने नेथन से बेरूट में कहा था। अब रिपोर्ट बनाने के बाद टॉम उस सर्टिफिकेट को तोड़ता है जिसे CIA के डायरेक्टर ने उसके पास साइन करके भेजा था। फिर उस सर्टिफिकेट की मदद से नेथन ऑपरेशन ऑर्डर पर CIA डायरेक्टर की नकली साइन करता है। फिर उस पर फेक अप्रूवर का स्टैंप लगाता है और कल सुबह सबसे पहले जाने वाले इमरजेंसी फैक्स में रख देता है। दूसरी तरफ चक भी उसके बारे में रिसर्च कर रहा था। अभी रात के लगभग 3 बज रहे थे। सुबह होते ही अपने मोबाइल की रिंगटोन से उसकी नींद खुलती है। उसे हैरी ने कॉल किया था। वो उस ऑफिसर के साथ था जो ब्लैकआउट करेगा, लेकिन उसने लगभग $5 लाख मांगे थे। नेथन उसे $1 लाख देने कहता है, लेकिन उसे कम से कम $3 लाख चाहिए थे। नेथन देखता है उसके पास $2,82,000 है और इत्तेफाक से उसे बहामास में जो प्रॉपर्टी खरीदनी है वो भी $2,82,000 की ही है। नेथन उसे $2,82,000 मतलब अपने सारे पैसे दे देता है। हैरी भी समझ गया था ये पैसे नेथन के ही है। $2,82,000 में वो ऑफिसर मान जाता है। वो उसे बताता है उसे पैसे कौन से अकाउंट से निकलवाने हैं। अब थोड़ी देर बाद सुबह नेथन की सेक्रेटरी ऑफिस आती है, लेकिन उसके सामने नेथन पहले से था। वो उसे इनडायरेक्टली कहता है अगर उसकी वाइफ का कॉल आए तो तुरंत उसे ट्रांसफर करे। फिर लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। अब नेथन फिर से मीटिंग रूम में आता है। वो उन्हें एक फाइल देता है जिसमें नेथन की और जानकारी है। अब चक उस पर इल्जाम लगाता है नेथन शुरुआत से उनके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन नेथन कहता है वो तो बस उन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। चक कहता है कल यहाँ आने से पहले ही हैरी ने उसे टॉम के बारे में बता दिया था और वो बस उनके सामने अनजान बनने का नाटक कर रहा था। साथ ही उसने एंगर के कैबिन से हांगकांग के एक जर्नलिस्ट गिब्सन को कॉल करके टॉम की न्यूज लीक की। नेथन कहता है हैरी उसका बहुत पुराना दोस्त है और उसे जो इल्जाम लगाना है साफ साफ लगाए। उसने ना ही सिर्फ ये न्यूज लीक की, बल्कि उसने अपने सारे पैसे निकालकर बहामास के एक बैंक में जमा करवा दिए, जो बाद में वहां से गायब हो गए। चक कहता है नेथन ने टॉम की न्यूज पब्लिश करने अपने $2,82,000 उस गिब्सन को रिश्वत के तौर पर दिए होंगे, लेकिन तभी ट्रॉय उसे बताता है गिब्सन पर वो कोई इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि वो इंग्लैंड की सीक्रेट एजेंसी MI6 का अंडरकवर एजेंट है जो हांगकांग में जर्नलिस्ट बनकर ऑपरेट कर रहा है। ये सुनकर चक शॉक रह जाता है। अब ऑफिसर उसे नेथन पर लगाया हुआ दूसरा आरोप पूछते हैं। तब चक बताता है नेथन की सेक्रेटरी ने कल इमरजेंसी एनालिसिस की फाइल की डिमांड की थी। कल वो फाइल ट्रॉय के केबिन में थी जो ट्रॉय ने नहीं देखी, लेकिन चक दिखाता है वो आज सुबह 3 बजे अपने आप वापस ट्रॉय के केबिन में आ गई। उस फाइल में बहामास सी कोच का मैप था जिसे वो लोग चाइना का मैप समझ रहे थे। ये देखकर नेथन भी मुस्कुराता है। वही चक अपनी कॉलर ऊपर कर रहा था। फिर चक नेथन से पूछता है उसके $2,82,000 कहाँ गए। अब ट्रॉय और बाकी ऑफिसर भी उससे पूछते हैं उसके पैसे कहाँ गए। अब थोड़ा रुक कर नेथन बताता है वो मिशन में मिले पैसों को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ सालों से उसने हर मिशन में कुछ पैसे बचाने शुरू किए। नेथन उन्हें बहामास का पॉम्पलेट दिखाकर कहता है वो यहाँ एक घर खरीदना चाहता है और इत्तेफाक से उस घर की कीमत भी $2,82,000 ही थी। ये देखकर चक को चक्कर आ जाते हैं क्योंकि उसका कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ और नेथन के पैसे भी बहामास के ही किसी बैंक अकाउंट से कटे हैं। नेथन कहता है वो उसका बरसों का बचाया हुआ पैसा है जिससे वो बहामास में एक शांत जगह रहना चाहता है। अब चक के पास नेथन पर लगाने कोई इल्जाम नहीं होते। अब सबके कहने पर नेथन बेरूत की कहानी बताता है। यहाँ हमें पता चलता है एलिजाबेथ चाइना के जेल में कैसे पहुंच गई। नेथन बताता है उसे पता था उस बम ब्लास्ट के बाद टॉम एलिजाबेथ के पास जाएगा और एलिजाबेथ टॉम को अपने काम से भटका देगी। इसीलिए उसने चाइनीज लोगों से US के एक जासूस के बदले एलिजाबेथ की डील कर ली। चाइनीज लोगों ने एलिजाबेथ को किडनैप कर लिया और बदले में अमेरिका के एक एजेंट को छोड़ दिया। फिर हर रिकॉर्ड में एलिजाबेथ को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब नेथन ने ही एलिजाबेथ को पकड़वाया था और अभी टॉम और एलिजाबेथ की हालत का जिम्मेदार कहीं न कहीं नेथन ही है। नेथन को लगा था टॉम उसे कुछ समय में भूल जाएगा, लेकिन वो गलत था। वो टॉम के एलिजाबेथ के प्रति प्यार को समझ नहीं पाया और इस बात का अफसोस साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था। तभी एक आदमी ट्रॉय को आकर बताता है नेथन की सेक्रेटरी फोन पर है। ट्रॉय उसे फोन उठाने कहता है। ग्लैडियस नेथन को बताती है पेंगु आइलैंड से कमांडर वेली लाइन पर है। ये सुनकर नेथन बहुत खुश होता है। अब उस जेल से 80 माइल्स दूर US मिलिट्री बेस से कमांडर नेथन से बात करता है। उसे नेथन के ऑर्डर मिल चुके थे। नेथन कहता है वो रात में निकलेंगे
देंगे। कमांडर ऑपरेशन डिनर आउट को कंफर्म करता है। इस तरफ से नेथन भी कहता है डिनर आउट इज गो। वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को लगता है नेथन अपनी वाइफ से डिनर पार्टी के बारे में बात कर रहा होगा। यूएस में अभी 7:15 बजे थे। चॉपर्स ऑपरेशन पूरा करने निकल पड़ते हैं और तभी जेल के आसपास की पावर कट हो जाती है। इस तरफ ऑफिसर नेथन से पूछता है टॉम ने कैसे पता लगाया एलिजाबेथ चाइना के जेल में है। नेथन कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक व्हाइट लड़की चाइना की जेल में सबसे अलग लगेगी और वैसे भी टॉम को खुद उसने ट्रेनिंग दी थी। अब चक उससे एक आखिरी सवाल करता है अगर उसे पता होता टॉम एलिजाबेथ को बचाने जा रहा है तो क्या वो उन्हें बताता, लेकिन थोड़ा रुक कर नेथन कहता है नहीं, वो कभी नहीं बताता। दूसरी तरफ यूएस के चॉपर्स उस जेल की छत पर उतरते हैं। वहाँ पूरा अंधेरा था। जेल के अंदर आते ही सोल्जर और वहाँ के गार्ड्स के बीच फायरिंग होती है, लेकिन सोल्जर्स टॉम तक पहुँच जाते हैं, फिर उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर्स नेथन से कहते हैं टॉम ने जो कुछ किया उससे CIA का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसने अपने पर्सनल रीजन के लिए किया था। साथ ही ट्रॉय भी नेथन से टॉम के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे नहीं बचाएंगे। बदले में नेथन भी उससे टॉम के लिए सॉरी कहता है। अब चक एक ऑफिसर से नेथन को बाहर तक छोड़ने कहता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स टॉम को चॉपर के पास लाते हैं। तब चॉपर में जाते समय वो देखता है सोल्जर्स एलिजाबेथ को भी लाए हैं। इसका मतलब नेथन ने उन दोनों को बचाकर अपनी गलती सुधारी है। अब एक सोल्जर नेथन को बाहर लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ टॉम और एलिजाबेथ एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। इस तरफ नेथन के बिल्डिंग के पार्किंग में पहुंचते ही ट्रॉय को एक इमरजेंसी कॉल आता है। वही चक और बाकी ऑफिसर नेथन की बीवियों को लेकर बहस कर रहे थे। एक ऑफिसर को लगता है उसकी 4 नहीं एक ही शादी हुई थी। नेथन अपनी कार में आता है। दूसरी तरफ उस चॉपर में एक सोल्जर कंफर्म करता है ऑपरेशन डिनर आउट कंप्लीट हुआ। ये सुनकर टॉम फिर उससे पूछता है। वो सोल्जर बताता है ऑपरेशन डिनर आउट। ये सुनते ही टॉम रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था उसे नेथन ने ही बचाया है। दूसरी तरफ नेथन अपना चश्मा पहनता है और स्पीड से अपनी कार लेकर निकल जाता है। वही मीटिंग रूम में ऑफिसर्स को पता चलता है वो सभी लड़कियां जिसे वो अपनी बीवी बता रहा था वो सभी उसकी एसेट थी। चक को समझ नहीं आता फिर वो फोन पर बात किससे कर रहा था। इस तरफ नेथन गेट पर आता है, फिर बाहर निकलता है। तभी ट्रॉय आकर बताता है चाइना में कुछ हुआ है। दूसरी तरफ नेथन अपनी कार से और टॉम चॉपर से जा रहा था और इस तरफ चक अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।